ऑल राइट गाइज, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। यानी आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे सीखना है, उस पर ये अगला वीडियो। ये कॉपी है इशिता किशोर मैम की, जो रैंक 1 है यूपीएससी के 2022 में। ठीक है, हम उनकी कॉपी से क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि टॉपर्स के कॉपी के अलावा और कोई बेस्ट चीज़ नहीं हो सकता है जो आपको आंसर राइटिंग सिखा दे। तो मेरे हिसाब से भाई आप लोग को टॉपर्स के कॉपी से ही सीखना चाहिए। ये कॉपी कब की है उनकी? ये कॉपी है 22 अगस्त की। ठीक है, विजन आईएएस का अभ्यास मेंस का है ये कॉपी। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू विजन आईएएस टू क्रिएट सच काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज। लेकिन मतलब ये थोड़ा क्रेडिट देना भी जरूरी है, क्योंकि विजन आईएएस के कॉपी से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 28 अगस्त 2022 का है, मेन से 15 दिन पहले की कॉपी है। इसका मतलब कि मैम का जो आंसर राइटिंग स्किल है वो अपने पीक पे था और उस टाइम की ये कॉपी है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है पहला, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है दूसरा। ठीक है, ये दोनों प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं उसको। इसके अलावा और भी 3-4 वीडियो है। हमारा पर्पस क्या है? हम पूरे इनके इस कॉपी को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 3 का कॉपी है, या जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे। सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, उसके पार्ट्स को कैसे तोड़ा जाता है, क्या पूछा गया है कैसे समझना है, और उसके हिसाब से आंसर करना है, उसके हिसाब से इंट्रो लिखना है, उसके हिसाब से बॉडी तैयार करना है। ये हमें सीखना है। दिस इज आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, जैसे साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, कपड़े सिलना, ये सब अपने आप में आर्ट है। वो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, 10 घंटे में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं होता है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप कहीं यहाँ से शुरू करते हैं और धीरे 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 इंप्रूव होते 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 और एक टाइम आता है कि फिर बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो ऐसा कुछ कर्व आपका बनेगा। जनरली इसको जे कर्व बोला जाता है। तो इस कर्व को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डे 1 से आप ऐसा कर्व आपका बनेगा कि हाँ भाई एकदम जितना इनपुट डाल रहे हो उतना आउटपुट मिलेगा, या ऐसा कर्व मिलेगा कि एकदम 10 दिन में आप आंसर लिखना सीख गए। नहीं, आप आंसर लिखना सीखेंगे, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, और तब जाके फिर ऐसा होगा। बट ये एक लंबा टाइम है। अगर ये टाइम आपने दे दिया ना, अगर इतना आपने दे दिया, 4 महीने दे दिया आपने, तो फिर ये आपका 1 महीने में यहाँ पहुँच जाएगा। ये ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। 4-5 महीने आपको आंसर राइटिंग में अच्छे से टाइम देना होगा। उसके पहले आपको स्टैटिक बेसिक सब क्लियर करना होगा। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। आप बोलेंगे बोल बच्चन कर रहे हैं, बट ये जरूरी है, इसलिए बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, है ना। तभी आपको इन एंड आउट चीज़ें समझ में आएगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए एनसीईआरटी को रेफर करें। और बीपीएससी के लिए अगर आपको साइंस में कोई प्रॉब्लम है तो साइंस की एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। मेरे ख्याल से आपको साइंस एनसीईआरटी 10th क्लास तक आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद का जो है सेलेक्टिव चीज़ें हैं, तो वो बाद में जब बीपीएससी प्रीलिम्स नज़दीक होगा तो उस प्लेलिस्ट को अपडेट किया जाएगा और उसमें बाकी वीडियोस डाले जाएंगे। तो चलिए बोल बच्चन बंद करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। It has been pointed out that competitive politics to fund mostly non-merit subsidies, देखिए ठीक है, ये कीवर्ड है non-merit subsidies, is pushing a few states in India to the brink of a deep fiscal crisis। ये स्टेटमेंट दे दिया गया। देखिए बहुत सारा यूपीएससी में ये जनरली ट्रेंड होता है कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट, है ना, कीपिंग इन माइंड द अबव स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पे बोला गया इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड ऑफ या द नीड टू रैशनलाइज द सब्सिडी रिजीम इन इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया, क्या बोला कि भाई कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स किस चीज के लिए? टू फंड मोस्टली नॉन मेरिट सब्सिडीज। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो ये नेगेटिव साइड वाले के बारे में बात कर रहा है, नॉन मेरिट सब्सिडीज। मेरिट सब्सिडीज है तो अच्छी बात है। अगर आप फार्म प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैसा ऐसे ही खर्च करने के लिए दे रहे हैं, इनडायरेक्टली वोट परचेज करने के लिए दे रहे हैं, तो ये बुरी बात है। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स फॉर व्हाट? नॉन मेरिट सब्सिडीज। ये स्टेटमेंट का मतलब। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट जो है वो डीप फिस्कल क्राइसिस में हैं। और ये इसका मतलब क्या हुआ भाई कि भाई पैसा है नहीं और सब्सिडी दे रहे हैं। अब जो भी गवर्नमेंट है उसको 5 साल के लिए रहना है, अगली बार फिर वोटिंग होगा तब चुन के आएंगे। तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन वाले में इसको हमने डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखें, जरूर देखें। तो होता क्या है कि बस 5 साल के लिए ही सोचना, अब अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर नहीं आए तो वैसे भी कहानी खत्म है।
आ गए तो फिर देखा जाएगा। तो बहुत सारा सब्सिडी वगैरह ऐसे फ्री में, फ्रीवीज जिसको बोला जाता है, वो दिया जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या है कि अब आपके पास पैसा है नहीं तो आप फिस्कल क्राइसिस में जाएंगे। तो वही डीप फिस्कल क्राइसिस की बात हो रही है, जैसे पंजाब है ना, तो फिस्कल क्राइसिस है वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, इवन कि बिहार में भी जो है ना, अगर आप बजट को ठीक से एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा कि बिहार भी फिस्कली बहुत साउंड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स को जब आप कंसिडर करेंगे और ऊपर ऊपर से प्रीलिम्स के लिए रटेंगे तो आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। हालांकि वो अलग चर्चा करने का विषय है, तो उस पर कभी और वीडियो बनाया जाएगा। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स टू फंड मोस्टली नॉन मेरिट सब्सिडीज डीप फिस्कल क्राइसिस में डाल रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड टू रैशनलाइज द सब्सिडी रिजीम। खत्म करने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है रैशनलाइज करने की जरूरत है। किसको? सब्सिडी रिजीम को। और करना क्या है आपको? डिस्कस, ठीक है। तो ये था सवाल, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट दे दिया डीप फिस्कल क्राइसिस में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द नीड टू रैशनलाइज सब्सिडी रिजीम। तो अब वीडियो को आप पॉज कीजिए और सोचिए कि क्वेश्चन में कितने पार्ट है, मतलब इसका जो आंसर करेंगे तो जो बॉडी होगा, है ना, इंट्रो के बाद जब आप मेन क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो कितने पार्ट में आंसर करेंगे। जनरल थंब रूल है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पार्ट में इसको आंसर करना है, 15 नंबर का है तो 3 पार्ट में करना है। ये यूपीएससी में होता है। तो बीपीएससी में अगर पूछा जाएगा 7 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन तो कुछ इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। और अगर शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है तो अपने मन से 2 पार्ट में कर देना है, और वो सवाल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उससे पता चलेगा। अभी हम लोग यहाँ पे इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स लीड टू पॉपुलिज्म इन डिसीजन मेकिंग ऑफ सब्सिडीज विच इज फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल, ठीक है। तो एवरेज सा इंट्रोडक्शन है, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला कि भाई जब आप एग्जाम कंडीशन में होते हैं ना, तो एक ऐसा इंट्रो भी लिख जाना बहुत मतलब कारगर होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को यहां पे यूज कर लिए। लीड टू पॉपुलिज्म क्या करता है? पॉपुलिज्म को लीड करता है, मतलब कि भाई पॉपुलर स्कीम्स बनाना है, पॉपुलर फंडिंग कर देना है, जबरदस्ती का नहीं भी जरूरत है तो वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। अब पॉपुलिज्म जब हो जाएगा ना तो रैशनलिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलिज्म हुआ डिसीजन मेकिंग में, तो वही हो जाएगा कि भाई जो उसके बाद सब्सिडी दिया जाएगा दैट विल बी अनसस्टेनेबल। तो एक एवरेज अच्छा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आ गए कि नॉन मेरिट सब्सिडीज क्या है। पॉइंट लिख दिए कि मोरल हजार्ड, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल दिए कि वोटर्स एक्सपेक्ट फ्रीवीज, कि जैसे ही चुनाव आएगा तो फ्रीवीज मिलेगा। तो ये मोरल हजार्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता है कि सरकार जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में वोटिंग ब्राइबरी स्कीम चलाए, ठीक है, कि वोट के लिए सरकार ऑर्गेनाइज्ड वे में सब्सिडी दे सरकारी नाम पे, लीगल नाम पे, कि उसमें कोई लीगल तो है नहीं लेकिन सरकार जो दे रहा है वो भी एक तरह से वोट खरीदने का मामला चल रहा है। तो दैट इज अ मोरल हजार्ड। एक्टिव सिटीजन चाहिए हमें हमारे कंट्री में। जो एक्टिव सिटीजन नहीं होंगे तो फिर हमारा डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ पेपर डेमोक्रेसी बन के रह जाएगा। वो एक्टिव डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगा, वो फुल डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगा, वो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगा। अब ये सब चीज़ें अगर आपको समझना है देन यू विल हैव टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का भी 3-4 वीडियो है, वो धीरे धीरे प्लेलिस्ट अपडेट होगा तो उसमें बाकी मटेरियल आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये एग्जांपल दे दिया गया, ठीक है, एक पॉइंट एक एग्जांपल। सेकंड देखिए, क्रिएट कंसर्न्स फॉर रेवड़ी कल्चर, ठीक है, प्रायर टू इलेक्शन। अब इलेक्शन जैसे ही आने वाला है तो रेवड़ी बटना शुरू हो जाएगा कि भैया हम मुफ्त में बिजली दे देंगे, हम मुफ्त में पानी दे देंगे, हम मुफ्त में जमीन दे देंगे, हम मुफ्त में आसमान दे देंगे, हम मुफ्त में मंगल ग्रह ला के दे देंगे, बांट देंगे पब्लिक में। तो ये रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी बैड फॉर डेमोक्रेसी एंड दिस इज बैड फॉर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ आवर गवर्नमेंट। और सरकार का अगर पैसा ठीक नहीं रहेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो फिर बाकी काम नहीं हो पाएगा। इलेक्शन के बाद फिर सरकार काम नहीं कर पाएगी। तो ये उसके परस्पेक्टिव में है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, रिसेंटली एनालाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे ये तो हो गया, अब एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, तो रिसेंटली एनालाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्मार्टनेस इन एग्जाम्पल, ठीक है। ये तय है कि एक पॉइंट लिखा है तो एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो रेवड़ी कल्चर लिखा है तो एग्जाम्पल लिखना, भाई हम नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, ठीक है, ऐसा लिख दिया गया। एडवर्स सिलेक्शन इन चूजिंग बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज को चूज करने में एडवर्स सिलेक्शन होता है। और जो मोरल हजार्ड हो रहा है तो ये भी लिख सकते हैं कि इसके वजह से क्या है, वो डेमोक्रेसी से लिंक करके जो अभी हमने बात की। लोन वेवियर ट्रांसफर्स बर्डन टू द इनकम टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स पे करते हैं उन पे बर्डन जाता है जो लोन वेवियर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक डिबेट है, बट यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये नॉन मेरिट सब्सिडीज को बता दिया गया। हालांकि अगर आप और बेहतर तरीके से लिखें या मैम दोबारा इस आंसर को लिखें
तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इशिता किशोर मैम, शी इज रैंक 1। तो ये ना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इतने में ख़त्म किया जा सकता था, और उसके बाद फिर यहाँ अगला जो बॉडी का पार्ट है जो इधर लिखा गया है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। हाउएवर सम सब्सिडीज आर एसेंशियल फॉर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का जो ये थ्योरी है किसने दिया था, अमर्त्य सेन ने दिया है, ठीक है। कि पॉवर्टी जो कम करना है, तो पॉवर्टी का मतलब होता है भाई कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, कैपेसिटी अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। कैपेबिलिटी किस चीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल में, सोशल असिस्टेंस में, ठीक है। और उसके बाद लिखा गया येट देयर इज ए नीड टू रैशनलाइज दिस, ठीक है। तो ये जो रैशनलाइज करने वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट लिखा गया है, ये बहुत अच्छा है। तो मतलब वही वाला बात है कि स्मार्टनेस के साथ आप कैसे आंसर लिखते हैं, इसको यहाँ से भी शुरू किया जा सकता था, क्योंकि ये भी बॉडी का मेन पार्ट था। बट यहाँ पे आप देखें कि 2 पार्ट में सवाल पूछा गया, तो नॉन मेरिट सब्सिडीज को बता दिया गया, उसके बाद ये भी बता दिया गया कि ये होना चाहिए, और उसके बाद बताया गया कि रैशनलाइज करने की जरूरत है। और क्यों करने की जरूरत है, तो करप्शन, ठीक है। कंटेनिंग करप्शन इज एसेंशियल टू द गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो भी एक तरह से करप्शन है ना, मोरल करप्शन है, फिजिकल करप्शन है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है। तो वो करप्शन रुकना चाहिए, और वो जब रुकेगा तभी तो इफिशियंसी आएगी, तभी तो जो हमारे पास रिसोर्स है उसका फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन होगा, और तभी तो ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है कि हमें 2030 तक बनना है वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। डीप फिजिकल क्राइसिस ऑफ स्टेट, एग्जांपल में क्या दिया गया, ओनली 2 स्टेट्स डू नॉट हैव फिजिकल डेफिसिट, तो सिर्फ 2 ही स्टेट को फिजिकल डेफिसिट नहीं है। अब ये डेटा आपको चेक करना पड़ेगा, बट वही है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है इन्होंने, तो ये एग्जाम्पल दे दिया गया है, ठीक है। वीक फिजिकल रूम इन लाइट ऑफ क्राइसिस, तो देखिए यहाँ पे फिजिकल क्राइसिस, वीक फिजिकल रूम इन लाइट ऑफ क्राइसिस, कि भाई फिजिकल रूम नहीं रहेगा, जैसे कोविड-19 के समय एग्जांपल दिया गया। ये भी देखिए वहां पे इंस्टेंट आप कह सकते हो कि एक तरह से सोच के दिया गया कि भाई कोविड-19 के समय सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना था, तो उतना उनके पास खजाने में था ही नहीं, तो डिपेंडेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो गई। तो जब भी क्राइसिस आएगा तो ये चीज जो है आपको तंग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिना मतलब का सब्सिडी नहीं बांटना चाहिए, बिना मतलब का रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। इफिशिएंट यूज कीजिए कि कब कौन सा डिजास्टर, कौन सा क्राइसिस होगा, तो वो भी मैनेज करना होगा। तो उस पर्सपेक्टिव में ये लिखा गया। कल्चर ऑफ डिमांडिंग ग्रांट्स, ठीक है, ये डेवलप हो रहा है। और एग्जाम्पल में क्या दिया गया कि भाई जैसे बिहार को देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये कल्चर ऑफ डिमांडिंग ग्रांट के हर स्टेट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करेगी तो फिर दिक्कत है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, ये भी हमारे वो न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद बहुत खूबसूरती के साथ इसको कंक्लूड कर दिया गया कि टू फुलफिल पंच प्राण कॉम्पिटिशन competitive politics must end on fiscal allocation for a developed India by 2047, ठीक है। तो अगेन जो आपने इनके बाकी आंसर्स में देखा कि कंक्लूजन जहां भी आता है तो कीवर्ड्स का यूज करती है, और ऐसा कुछ जो रिपोर्ट है कि भाई डेवलप्ड इंडिया 2047 तक चाहिए, 100 साल में 1947 में आज़ाद हुए, तो 100 साल में हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, डेवलपिंग से अभी डेवलपिंग स्टेज में है, तो हमें पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाना है, कोई भी गरीब नहीं होना चाहिए। और पंच प्राण का यहाँ पे कीवर्ड यूज कर दिया गया, ठीक है। विश्वगुरु यूज कर दिया जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम यूज कर दिया जाएगा। और बाकी जैसे इनके बाकी भी कंक्लूजन में आप पहले देखेंगे पीछे में न्यू इंडिया @75 है यहाँ पे यूज किया हुआ। यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भरता, पंच प्राण, यहाँ पे फिर से एक बार यूज हुआ है, फिर इस ये हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन हमेशा इनका ऐसा रहता है, तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। आई होप कि आप थोड़ा सा आंसर किस तरह से लिखा जाता है इससे समझ पा रहे होंगे। कम वर्ड्स में आपको ज़्यादा बात कहनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में आपको अपनी बात को कहनी है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है और आपको कंक्लूजन भी लिखना है। लगभग आप 20 वर्ड में कंक्लूजन लिखेंगे, 20-25 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो मान के चलिए कि 50 वर्ड आपके यहाँ पे खर्च होंगे। अब 100 वर्ड में आपको आंसर जो है ना वो करना है। अब ऐसा नहीं कि 150 वर्ड है तो पूरा काउंट करके ही करना है। देखिए इनका दोनों पेज जो है वो भरा हुआ, कॉन्स्टेंटली आपको ये दिखेगा कि दोनों पेज भरा हुआ है, कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे टॉपर्स का यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन जनरली 7 मिनट का रूल होता है कि 7 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 8 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे में एग्जाम को खत्म करना है, जिसमें 15 नंबर का 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होता है। तो बीपीएससी के लिए भी वैसे ही है कि आप देख लीजिए, शॉर्ट नोट्स लिखना है और प्लस लॉन्ग वाला आंसर करना है। तो जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि भाई इतने टाइम में ये सेक्शन करेंगे, इतने टाइम में ये सेक्शन करेंगे, ठीक। लेकिन
वो कौन करेगा? जो फुल पेपर देगा। अभी जो बिगिनर्स हैं, जो नया नया आंसर लिखना सीख रहे हैं, तो अभी टाइम पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप आधा घंटा लीजिए इस एक आंसर को लिखने में, 1 घंटा लीजिए इस एक आंसर को लिखने में, दिन भर में लिखिए। एक बार लिखिए, काट दीजिए, दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, चौबारा लिखिए, ठीक है, कि भाई हम खराब लिख रहे हैं तो थोड़ा सा और लिख के देखते हैं कि क्या लिखाता है। उसके बाद ही फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है और आंसर को लिखते रहना है। ये आंसर आपका 3-4 महीना लगेगा, तब जाके थोड़ा इंप्रूव होना शुरू होगा। और ये जो आंसर लिखा हुआ है, इसके लिए आपको भाई रिगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रोज लिखना पड़ेगा, तब इतना कंसाइज वे में आप इतनी सारी बातों को बोल पाएंगे। वैसे देखना आसान लगता है, बट दिस सीम्स टू बी इजी, बट दिस इज नॉट दैट मच ईजी। अगर होता तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाता। तो इसी के साथ, और आप बाकी भी प्लेलिस्ट में जो भी है वीडियोस उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इसका वीडियो हम डालते हैं आंसर राइटिंग वाले पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।